हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो कि यूपी का कोई भी ग्रुप बी या ग्रुप सी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। मेन रूप से इसको अगर ये कहें तो एक डेफिनेशन में कि जो यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम ऐसे ही होते थे, अब उसका एग्ज़ाम एक पेट के मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में जो एग्ज़ाम होगा उसमें वही लोग बैठ पाएंगे। जैसे कि अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी निकलती है तो उसमें फॉर्म भरने के लिए आपका इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक कह सकते हो ये एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मतलब एक छटनी एग्ज़ाम है। इसमें आपको मतलब एक लेवल के एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा, इसको क्वालिफाई करना होगा। इसमें कोई रैंक वैंक नहीं लेके आनी है। ठीक है, मतलब जैसे कि टेट होता है टीचर्स के लिए, वैसे ही अब ये पेट होगा उसके लिए जो भी आपका ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कराएगा वो वाला। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म भरने की डेट आ गई है आज 25 तारीख से स्टार्ट हो गई है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है और ऑनलाइन शुल्क सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जून 2021 है। और जो अंतिम संशोधन तिथि है करेक्शन के लिए करने के लिए वो 28 जून 2021 है। ठीक है, देखिए तो विशेष कथन इसमें ये बताया है इन लोगों ने विशेष कथन में कि अगर आप 21 तारीख तक फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में कोई भी आपकी फ़ीस या कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब करेक्शन होगा 28 जून को तो उसमें इस अवधि में अभ्यर्थी जो हैं अपने आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल कैटेगरी को छोड़ के कोई भी संशोधन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो पीटी एग्ज़ाम करा रहे हैं, ये समूह गाप के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भी परीक्षाएं होंगी वो पीईटी के माध्यम से दो स्तरीय मतलब 2 स्टेप में होंगी। फर्स्ट स्टेप होगा ये पीईटी, दूसरा स्टेप होगा वो एग्ज़ाम जो कि पीईटी में लोग क्वालिफाई होंगे, सिर्फ वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने ये कहा है कि जो इससे पहले पूर्ववत जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उनका जो एग्ज़ाम होगा या जो उनका सिलेक्शन होगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा जो इसमें जो उस विज्ञप्ति में लिखा है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो पीटी की फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है वो ये है uptripplesc.gov.in, और इसमें कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने जो कहा है कि जो आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञप्तित पदों पर आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक परीक्षा अथवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एक वारगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सुविधा हेतु एक बार के पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक परीक्षा अर्हता 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप एक बार की पंजीकरण की बाध्यता नहीं है, आप दोबारा भी पंजीकरण कर सकते हैं जब भी फॉर्म दोबारा आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 21 जून। तो उन्होंने कहा है 21 जून से पहले आप फॉर्म भर लेना। इसकी जो अनिवार्यता है उसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को श्रेणीवार लंबवत या क्षैतिज आरक्षण के अनुसार, जिनको क्षैतिज मतलब जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट वार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब का ये कहना है कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें अगर रिजर्वेशन में हैं आप तो उसका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक मेरिट निकलेगी आपको उसमें पास होना पड़ेगा, तभी आप मेरिट। मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन है तो उन्होंने मेरिट निकाली 67, तो आपको 67 से मतलब नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, 67 नंबर लाएंगे तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि आयोग की परिधि में आने वाले पद जो हैं वो ये हैं कि जैसे कि मान चलिए गा और समूह खा मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद हैं उसमें जो है सरकार क्या करेगी, सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, उसमें विज्ञप्तियाँ निकालेगी। उसके बाद में फिर उन्होंने ये कहा है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम मतलब इन्होंने ये बोला है कि आपके जो स्कोर हैं जो आप पीटी में निकालेंगे वो आपका मतलब नहीं जुड़ेगा। ये एक मतलब कह लीजिए क्वालिफाई एग्ज़ाम है, मतलब आप इसको क्वालिफाई करने के बाद में ही मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। मुख्य परीक्षा का मतलब जो भी सिलेक्शन के लिए जो भी पद निकलेंगे, जो पोस्ट निकलेंगे
उसके लिए वैकेंसीज़ निकलेंगी तभी आप बैठ सकते हैं पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में, और पीईटी के जो मार्क्स होंगे वो उसमें नहीं ऐड होंगे। उसके बाद में इन्होंने जो शैक्षिक अर्हता की बात की कि आप फॉर्म कब भर पाएंगे, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उन्होंने हाई स्कूल जो है मतलब नेसेसरी बोला, मतलब ज़रूरी है कि आप इसको करना ही है आपको। उसके बाद में उससे अगर ज़्यादा आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं, मतलब लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल या उससे उसके समकक्ष में, ठीक है। जिन लोगों ने ये मतलब जो एलिजिबिलिटी 10th जो एग्ज़ाम पास कर लिया है वो मतलब 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसकी एज एक डिसाइड है, ये नहीं कि आपने हाई स्कूल पास कर लिया और आप 16 साल के हो तो आप फॉर्म भर दें, या 14 साल के हैं तो ऐसा नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। मतलब जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पीटी जो है क्वालिफाई किया हो वही आवेदन कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग पीटी क्वालिफाई होंगे वही जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें से पीटी के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा मतलब टाइपिंग जैसे, शारीरिक परीक्षा मतलब मेडिकल एग्जाम आदि का आयोजन कराया जाएगा, मतलब जिन लोगों ने पीटी पास करी है उन्हीं का, ठीक है। उसके बाद में आयु सीमा इसमें दी गई है। आयु सीमा ये है कि आप 18 वर्ष या 21 वर्ष मिनिमम एज है, ठीक है। वो 18 और 21 वर्ष की जो एज के अकॉर्डिंग है ना, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जो जैसे कोई पोस्ट निकलेंगे तो पोस्ट में अगर 21 साल मांगा है तो आप 21 साल, मतलब पीटी जो फॉर्म आप भरेंगे ना, तो पीटी फॉर्म भरने के लिए आपकी 18 या 21 एज होनी चाहिए। 17 साल के नहीं हो सकते आप, 17 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो वो है एज तो वो 40 ईयर होगी। एज का जो ड्यूरेशन है वो 1 जुलाई 2021 को आप 18 साल के पूरे हो गए हों, जो मतलब अभी आएगा 1 जुलाई आप आगे, और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हुई हो आपकी, और 1 जुलाई 1981 से पूर्व और 30 जून 2003 के बाद में जन्म ना हुआ हो, इनका ये कहना है। या तो आप 1 जुलाई 2021 को आप 18 एज पूरी कर रहे हो, या फिर आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1981 से पहले नहीं हुआ है और 30 जून 2003 के बाद में नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग फॉर्म ये भर सकते हैं। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेश के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिली है, जैसे कि अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या ओबीसी है, तो इन लोगों को छूट दी गई है, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी भी है तो उसको 5 वर्ष की छूट है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसको 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो मतलब जो रिजर्वेशन एज में मिला है इनको वो आप 5 साल 3 साल ऐसे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में जो है अधिकतम आयु जो मतलब उनकी जो पीईटी के टाइम जो एज होगी ना वही एज उनको वहाँ पे मानी जाएगी। मान लीजिए अभी आपकी एज 39 साल की हो रही है, ठीक है। अब आप पीईटी क्वालिफाई कर गए हैं तो आप ना इसी एज में आप एग्ज़ाम देंगे उसमें, जब भी वैकेंसी निकलेंगी। ये नहीं होगा कि आप इस साल 39 साल के होंगे, 40 साल के मतलब 40 ईयर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो एज जो है इसी से कंक्लूड की जाएगी, ठीक है। फिर आरक्षण क्या है इसमें? आरक्षण जो है आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली विज्ञापन अनुसार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम शासनादेश एवं सेवा नियमावली के अनुसार लंबवत एवं क्षैतिज, मतलब लंबवत मतलब अनुसूचित जाति जनजाति जो सारी हैं, और क्षैतिज मतलब जो है स्वतंत्रता सेनानी, अतिरिक्त दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब इसको क्षैतिज वर्ग में ये लोग आते हैं। और जो लंबवत वर्ग है मतलब जो लंबवत में आते हैं SC ST OBC और जो EWS हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वही लोग इसमें अनुमान्य होंगे, मतलब वही लोग इसमें मान्य होंगे। इसका जो परीक्षा पाठ्यक्रम जो ये सारी चीज़ें हैं ये सबसे लास्ट में है, तो मैं उसको भी लास्ट में डिस्कस करूँगा। और इसका जो सिलेबस है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऊपर नीचे देख लीजिए, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अपना ये इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करना समस्त अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में आयोजित करा जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो उक्त मतलब इन्होंने ये कहा है कि एक ही दिन में मतलब जितने फॉर्म पड़ते हैं 8-10 लाख वो एक साथ में नहीं करा सकते हैं, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में कराई जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपका मतलब देखिए
इसमें ये कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन का एक सीधा सा मतलब होता है कि जैसे आपको इस कट ऑफ 67 गई है, ठीक है, तो यहाँ के कट ऑफ पूरा टोटल मिला के लास्ट में उसको 87 या 77 कर देते हैं। तो इसको मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि नॉर्मल वे में तो आपका 67 होगा, लेकिन उसको इम्प्रूव कर देते हैं 87 या 77 में। इसको यही एक है नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है, ठीक है, वो वेबसाइट के माध्यम से अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब डेट कब एग्ज़ाम होगा इसका, तो उसका जो है वो आपका एक क्या नाम वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। वैसे तो इसका सितंबर में एग्ज़ाम होना था, फिर भी उसका जो ये कोविड-19 जो काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। इसका जो स्कोर आप मतलब लेंगे, प्राप्त करेंगे, ये स्कोर आपका होगा 1 वर्ष तक वैलिड, ठीक है। मतलब पीटी का जो आप स्कोर लेंगे, जैसे मान लीजिए 90 कट ऑफ चली गई, आपका 90 से आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो वो आपका 1 ही साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद में आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर फिर से अगर आप भरना चाहते हैं यूपी के, तो आपको इसको फिर से क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन के लिए तो आप अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप धीरे-धीरे कर लेंगे आवेदन। आवेदन करना इतना टफ नहीं है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दें। मैं आपका जो वीडियो है इस पर भी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे पूरा इसमें पूरा प्रोसेस है, आप इसके माध्यम से आप अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया पूरी इसमें दी हुई है। इंटर करें, सबमिट करें, ठीक है, साइन अपलोड करें। उसके बाद फ़ोटो आपका 3.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है, 4.57 सेंटीमीटर इस तरीके से। साइज़ जो है 30 KB 5 KB इस तरीके से सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें भरा जाना ज़रूरी है, एन ऑल। उसके बाद डिक्लेरेशन इसमें उन्होंने अपने दिया है कि अगर कोई गलती अगर आप भरते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। फ़ीस भुगतान जो उसने कहा है, फ़ीस मतलब फ़ीस सबमिट करने के लिए तो आप वहाँ पे जैसे फॉर्म भरेंगे तो आप फ़ीस सबमिट वहाँ पे आपको करना है। डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फ़ीस इसमें जो आपकी जनरल की है वो 160 है, टोटल जो हो जाएगी वो प्रोसेसिंग फ़ी लगा के वो 185 हो जाएगी। ओबीसी की जो है वो भी 185 है। एससी और एसटी की 95 रुपये है, और जो विकलांग हैं जो मतलब उनको जो विकलांग हैं उनके लिए 25 रुपये रहेगी। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो प्रिंट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट लेना जरूरी, कि अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो तब भी आप कल के दिन अगर इसको मांगा जाता है, फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसको मांगा जाएगा, बट फिर भी आप इसका फॉर्म निकाल के रख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रबल आता है, कोई भी मतलब कोई भी आपको चीज़ें परेशान करती है कि नहीं हो रहा है, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो आप इसको जो है आयोग को भेज सकते हैं, वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रिंट आउट या PDF में आप अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। उसके बाद में कहा है संशोधन करने की जो तरीका है वो ये है कि आप मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के में आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर एक OTP आएगा, वो आप OTP यहाँ पे डालेंगे, और इसके बाद अपना फॉर्म एक ही बार में अपना फॉर्म सबमिट मतलब करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया उसके बाद दोबारा चाहे तो कुछ अरे गलत हो गया तो दोबारा करना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से एक बार में ही आपको फॉर्म संशोधन करना है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अपने जो मतलब जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित क्षेत्र श्रेणी के सभी अभ्यर्थी जो हैं अपनी श्रेणी में ही मतलब फॉर्म भरें, और अगर आप छूट चाहते हैं एज वगैरह में तो उसके अकॉर्डिंग करें। और अगर आपके पास अगर आप OBC SC ST वगैरह हैं तो उसका जो, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो कॉमन है, पता होना चाहिए आपको, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, मतलब रिजर्वेशन उनको ही मिलेगा जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, और महिला आरक्षण पे बात करी गई है। तो महिला आरक्षण जो है वो सभी में जैसे कि आ रहा है वैसे ही होता आएगा, उसमें कोई वो नहीं है ख़ास। और EVS वालों के लिए भी जो है वो भी उनका जो सेम 8 लाख से कम एज वो इनकम होनी चाहिए, तभी आप EVS में आएंगे, और 10% आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको डिबेट कर दिया जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल, अगर आपका जो जन्मतिथि मान्य है, जो हाई स्कूल में आपका नाम लिखा है हाई स्कूल की मार्कशीट पे, वही सब कुछ आपको करना है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उत्तर प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में
अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि में स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। अगर वो मांगेंगे तभी आपको प्रस्तुत करना होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और एग्ज़ाम पे टाइम पे पहुंचना है और वहाँ पे आपको कोई भी मतलब कोई भी मशीनरी लेके, मतलब लाइक मशीनरी लाइक कोई भी कैलकुलेटर वगैरह लेके नहीं जाना है। सारी की सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। और उसके बाद में इन्होंने कहा है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मोबाइल नंबर दिया है, आप इस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट दी है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप वहाँ पे जो है अपने FQ मतलब FAQ मतलब जो फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आता है इसका सिलेबस। तो सिलेबस में आपका यही मान के चलिए, इसमें सबसे पहले जो सब वो है वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। मतलब जितना इस सिलेबस में दिया है उतना ही आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है। ये टॉपिक आप लिख लीजिए या फिर अपने उससे किताब पे टिक लगा लीजिए, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मराठा वगैरह, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश इकोनॉमिक इफेक्ट और अभ्युदय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो हुआ था वो। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद फिर स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें जो ये सब सारी एक्टिविटीज़ हुई थी ना, उसको लेकर के इन्होंने पूरा एक मतलब पैराग्राफ में दिया है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में फिर भूगोल हो गया। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौगोलिक मतलब भौतिक मानचित्र, इसमें भूगोल इंडियन का ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। वर्ल्ड भूगोल जो है वो कम पूछा जाएगा। उनकी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, टाइम जोन वगैरह है, जनसंख्या मतलब जनसंख्यांकिकी परिवर्तन है या प्रवास है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। बट जो मेन चीज़ है वो इंडियन ज्योग्राफी ही पूछा जाएगा। इकोनॉमी में वही है कि 1947 से 1998 1991 तक जब भी मतलब उदारीकरण हुआ था, मतलब लिबरलाइजेशन हुआ था, तब तक के लिए चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें आपकी योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे वो, और उसके बाद की जो इकोनॉमी अभी तक कैसी है उसके लिए। उसके बाद 2014 के पश्चात में जो सुधार हुए हैं जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उसके बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, कृषि सुधार हो गया, ढांचा का सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आर्थिक सुधार हो गया, GST हो गया। फिर है पॉलिटी में वही है भारतीय संविधान, उसकी जो DPSP फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है ये पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान में वही जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए कि PET का जो सिलेबस है पूरा वो आपको बीइंग आइज पे कवर कराने की कोशिश की जाएगी। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको इस पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर प्रारंभिक अंकगणित जो है, जैसे कि इसमें हो गया पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता और साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, ये सारी चीज़ें ये सब आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। ये 5 नंबर हैं या 5 क्वेश्चन हैं, 5 अंक हैं, मतलब 5 मार्क्स हैं, इसमें ये आएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रारंभिक अंकगणित में ये आएगा सारा का सारा। उसके बाद फिर हिंदी है, हिंदी का भी थोड़ा सा पार्ट लेंगे ये लोग। संधि, समास, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थमक शब्द, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य व पद्य दोनों में। उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी, इसमें व्याकरण आएगी और पठित गद्यांश आएगा, जिस पे क्वेश्चंस मतलब डिपेंड होंगे। वो क्वेश्चंस आपको उसी पैराग्राफ से पढ़ के देने होंगे। उसके बाद है रीजनिंग में जो चीज़ें हैं वही है वृहद एवं लघु, उसके बाद क्रम एवं रैंकिंग, संबंध और कारण एवं प्रभाव, कैलेंडर एंड वॉच, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, समूह से भिन्न को अलग करना जो मतलब एक ग्राफ तरीके से आता है वो होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है। फिर क्या नाम, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मतलब भारत के पड़ोसी, जिसको हम मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं, वही इसमें से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जैसे कि देश, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण आएगा, 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। और उसके बाद में एक और भी है, देख लीजिए, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक 5 नंबर के होंगे। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 तालिकाएँ हैं, ये हम आपको अलग से समझाएंगे। तो ये टोटल जो है आपका, एक मान के चलिए अगर आंसर गलत होता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1.4 अंक के मतलब 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में ना आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो तेज़ हो तो इसको 0.75 पे स्लो कर लीजिए। हालांकि मेरा कभी वैसा वीडियो कुछ हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और अपना ध्यान रखिए और पीटी को सीरियस में लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।